हेलो जी, कैसे हैं आप। तो देखिए जी, आज मैं जा रही थी कुछ घर का सामान लेने में। घर में कुछ पेंट वगैरह करा रही थी, तो मैं जा रही थी जी हरिद्वार ज़िला। और फिर बस मैं वहाँ का काम फाइनल करके आई और फिर मुझे बनाना था खाना। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे मटन, और मैं मटन और क्या बना ली थी, गाजर। बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की। तो ये मेरा मटन भुन चुका था, गल चुका था, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी गाजर। तो गाजर ना मैं कुकर में तो पका नहीं रही थी, तो मैं खुले बर्तन में ही बना रही हूँ आजकल। तो खुले बर्तन में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला कि ये गल जाएंगी और ये फिर बिल्कुल सेटिंग मेरा सालन हो जाएगा। तो ये फिर मेरा सालन रेडी पर ही आ रहा था। गाजर गल चुकी थी, मेरा मटन भी गल चुका था। तो मैंने इसमें क्या डाला, पूरी रेसिपी तो मैंने आपको नहीं दी। मैंने धो के मटन डाला और लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट डाला और लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक ये डाल दिया उसमें मटन में ऐसे ही। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया ऑयल, घी, जो भी आप खाते हो वो डाल दिया। और गाजर थी ना, तो गाजर थोड़ी मीठी तो लगती ही है सब्जी में, तो इसमें ना ज़्यादा टमाटर डाले जाते हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर बहुत बड़ा सा एक टमाटर था, 100 ग्राम का होगा, तो फिर मैंने वो भी साथ में ही मटन में डाल दिया था काट के। तो ये सब ना साथ साथ भुन के आ गया था फिर मेरा मटन। और बस फिर इसमें गाजर डालनी बाकी रह गई थी। और जैसे ही गाजर इसके अंदर मिक्स कर दूंगी इसको, और जी फिर डालूंगी मैं इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च साबुत वाली। तो इस तरह से आज मेरा खाना रेडी हो रहा था, और मैं बड़ी जल्दी में भी हूँ। तबीयत भी मेरी कुछ सही नहीं है, तबीयत का भी इशू है, और तबीयत बिल्कुल सही तरह से सही नहीं है। लेकिन व्लॉग में इस वजह से डाल रही हूँ कि मेरा व्लॉग के व्यूज़ बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। जो 150-200 आते थे वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और 10-20 से ऊपर जा ही नहीं रहे। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप ही का सहारा है अल्लाह के बाद। तो आप देखोगे तो हमारा चैनल चलेगा, और नहीं देखोगे तो हम डाउन हो जाएंगे। और ये चैनल मैंने 2 साल पहले बनाया था, और 2 साल में मेरा कभी चल जाता है, कभी रुक जाता है। तो कल ना मैंने यूट्यूब से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि रेगुलर डालो अपनी वीडियो और डालते रहो और अच्छे कॉन्टैक्ट बनाओ। तो देखिए जी, मैं किसी का कॉन्टैक्ट उठाती भी नहीं हूँ, किसी का डालती भी नहीं हूँ। और मेरी तो बिल्कुल जो मेरी डेली रूटीन होती है सिर्फ वही दिखाती हूँ, कुछ और मैं दिखाती नहीं हूँ। और मेरे घर में भी इतने बंदे नहीं हैं, जैसे कि फैमिली वालों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो मेरे घर में इतने बंदे नहीं हैं। बेटी है तो उसको मैं दिखाती नहीं हूँ, और हस्बैंड है तो उनको तो आपने देखा ही होगा, कभी खाना खाते हुए देखा होगा। इतने ख़ास करके तो उनको भी नहीं दिखाती, लेकिन कभी अगर वो डिनर पे बैठे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, तो दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो जी, ये बन गया था मेरा सालन, और अब बना रही हूँ मैं चपातियाँ, और बस यही मेरी। तो देखिए जी, दवाई तो मैं खा रही हूँ, और दवाई खा के मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे फ़ायदा नहीं है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मुझे फ़ायदा है। लेकिन जब 1.5 महीने से नमूनिया चल रहा था, तो ये देखिए, अगर छोटे से बच्चे को भी नमूनिया हो जाता है तो उस बच्चे का क्या हाल होता है, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। इसी में ना एक मेरी नंद का बेटा, यानी कि हमारे ख़ानदानी थी वो नंद हमारी, तो मेरे हस्बैंड की फुप्पो की लड़की थी वो। तो उनका बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, और शादी हो गई थी, और शादी भी मेरी नंद की ही बेटी से हुई थी। तो उसके छोटी 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 2 बेटियां हुई, और उसको हो गया जी नमूनिया। और नमूनिया उसका इतना बिगड़ गया, जैसे कि समझ में नहीं आया, डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आता कभी कभी। तो उसको फिर दिल्ली रेफर कर दिया,
और उसका निमोनिया इतना बिगड़ चुका था कि उसके फेफड़ों पे इतना इन्फेक्शन था कि उसका बचना नामुमकिन था, और फिर उसकी डेथ हो गई इसी निमोनिया में। और बड़ा दुख होता है जब उस नंद की बेटी को देखते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है कि क्या इसकी इतनी सी उम्र और इसके साथ ये क्या हो गया। तो फिर घर वालों ने सोचा कि छोटा देवर है, 1-2 साल के बाद इसी से अगर हो जाए तो घर की मिट्टी घर में ही रह जाएगी। तो फिर वो मेरी नंद भी लगती हैं, क्या ही रिश्ते हैं, तो वो नहीं मानी। उन्होंने कहा ना, मैं अपने छोटे बेटे से बिल्कुल नहीं करूँगी, और मैं तो दूसरी लड़की लाऊंगी, और मैं तो कहीं और से ही करूँगी। तो वो हार के उसके घर वाले उसे ले गए। अब वो बेचारी बेटी जो वो लड़की थी, वो दोनों बच्चियों पे अपने मैके में रह रही है। तो ये निमोनिया इतना ख़राब होता है, तो इसका भी मुझे 1.5 महीने से पता ही नहीं चल रहा था। और MBBS MD को भी मैंने 2-3 को दिखाया, लोकल को भी दिखाया, और किसी के भी समझ में नहीं आया। और फिर चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके मेरे हस्बैंड जाते हैं, कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ, तो उनकी दवाई मुझे कुछ माफिक नहीं आती। तो मैं उनको पहले दिखाया था मैंने एक बार, तो मुझे ना उनकी दवाई खाते इतनी उल्टी और इतनी मेरी तबीयत ख़राब कि मैंने उनकी दवाई को यूं ही कहीं हुई रख दिया और नहीं खाई। और फिर उनके यहाँ मैंने जाना छोड़ दिया कि मैं अब जाऊंगी नहीं, उनकी दवाई मुझे माफिक नहीं आती। लेकिन जब यहाँ रुड़की में कोई डॉक्टर नज़र नहीं आए उनके अलावा, तो फिर मैं अल्लाह का नाम लेकर उन्हीं के पास चली गई। तो उन्होंने मेरे से कहा कि एक्सरा कराओ। एक्सरा कराया तो वही फेफड़ों में इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन आया तो फिर उन्होंने कहा कि दोनों फेफड़ों में बहुत इन्फेक्शन है ज़्यादा। और मैंने कहा डॉक्टर साहब, मुझे इतनी खांसी है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी बचपन से अब तक मुझे इतनी खांसी नहीं हुई। ये है नज़ले ज़ुकाम की तो थोड़ी बहुत हो जाती है, और ख़ास करके जब से मुझे ये थायराइड हुआ है ना, तो मेरे गले में भी परेशानी रहती है। तो उसके लिए नाक कान गले वाले स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं उन्हीं के यहाँ चली जाती हूँ, तो उन्हीं से मुझे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अब के किसी से भी नहीं हो रहा था, इस वजह से कि हम समझ रहे थे चिड़िया और वो निकला कबूतर। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसे करें, 6 दिन की दवाई ले जाएं और 6 दिन के बाद चेकअप कराएं, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी दवाई देना, अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो ये समझिए कि 1.5 महीने में उस नमूने ने मेरी जान इतनी निकाल दी, बदन की इतनी निकाल दी, बहुत ज़्यादा। और मुझे सही होने का नाम नहीं ले रही। खांसी में तो फ़र्क है, लेकिन बदन के अंदर इतनी कमज़ोरी, और ऐसे हो गया जैसे कि मेरी बिल्कुल जान निकल गई हो। तो मेरे हस्बैंड कल कह रहे थे कि तुम बड़ी हिम्मत वाली हो, और इतनी तकलीफ़ के बाद भी तुम इतना काम किस तरह कर लेती हो, यानी कि खाना भी बनाना, नाश्ता भी बनाना। और कल मैंने कपड़े धोए थे, तो ऐसे कपड़े थे वो जो धोबी के जाने वाले नहीं थे, तो फिर वो मैंने उन कपड़ों को धोया। कुछ काम भी घर का कर लेती हूँ जो हेल्प नहीं कर पाती। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम्हारी बड़ी हिम्मत है कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी और तुम इतना काम कर लेती हो। तो मैंने कहा पहली बात तो मेरे से बिल्कुल ही मैं मजबूर हो जाती हूँ, जैसे कि मेरे से बिल्कुल उठा ना जाए तो मैं मजबूर हो जाती हूँ अगर मेरे बस में नहीं होता। लेकिन आपको तो पता है जी, लेडीज़ तो लेडीज़ ही है, उसको उठने के बगैर काम नहीं चलता। तो फिर वो उठ जाती हूँ, कुछ हेल्पर के साथ काम कर देती हूँ, जैसे कि डस्टिंग वगैरह मैं सही करके कर देती हूँ। वैसे मेरे घर में काम चल रहा है, और ये काम समझिए 10 दिन के बाद 8-10 दिन इसको और लगेंगे। तो घर में थोड़ा सा काम हो रहा है। तो वो उसके बाद हस्बैंड कहने लगे तुम बड़ी हिम्मत वाली हो, जितना काम कर लेती हो। मैंने कहा भाई क्या करूं, आपको भी देखना पड़ता है, आप तो ऐसे भी नहीं हो कि पानी भी अगर 1 गिलास पी लो। मेरे हस्बैंड की ऐसी आदत है कि अगर वो खाना खा रहे हैं
और उनको पानी दिया तो वो ऐसे हैं कि गिलास भी मेरे हाथ में देंगे कि लो इसको रख दो, यानी कि अपने हाथ से वो एक गिलास नहीं रख सकते, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते, वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनको भी सुबह को नाश्ता भी कराना है, फिर घर को भी देखना है, और फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़ लेती हूँ। पढ़ लेती क्या हूँ, पढ़ती हूँ जितनी मेरे से पढ़ी जाती है, वैसे 5 वक्त की होती है, लेकिन जब से तबीयत का इशू हुआ है तो छोड़ती मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं छोड़ती। और देख लीजिए 2 दिन का था ये मेरा व्लॉग, और 1 दिन पहले की ये थोड़ी की लिस्ट थी, ये जुड़ गई थी, जिसमें मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। तो अब घर में भी काम करना पड़ता है, फिर दोपहर का नाश्ता कराया, फिर नमाज़ पढ़ी, पढ़ाई की, और फिर उसके साथ लग जाती हूँ मैं शाम के डिनर के लिए। तो लगना पड़ता है, क्या किया जाए। और कुछ घर में काम चल रहा था तो उसके लिए भी मैं कभी ग्रेनाइट का पत्थर, कभी टैले वगैरह, और दीवारों पे ना कुछ पैनल वगैरह चल रहे हैं, तो पेंट से उससे जान बच जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ पैनल लगवा दूँ। तो वो जिला हरिद्वार में ही मिलते हैं, रुड़की में भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कम है, वहाँ पे प्राइस कम में है थोड़ा। तो मैं गई थी ज़िला हरिद्वार वो पैनल लेने के लिए, तो मैं पसंद करके आ गई थी, और वो कल को अपना भेज देंगे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और बस यही ज़िंदगी है, चल रही है, और इस ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। और एक हमारी यूट्यूबर है सलमा नाम की, पाकिस्तानी, तो उनके कैंसर हो गया और वो बहुत परेशान हैं, और सुन के हमें भी धक्का सा लगा कि ये क्या हो गया। तो उनका ट्रीटमेंट तो चल रही है, अल्लाह शिफा अदा फरमाए, आप भी दुआ कीजिएगा। तो कोई परेशान हो तो ऊपर वाला उसकी परेशानी दूर कर दे, कोई भी हो। लेकिन अगर अपने सामने चैटी भी मरती हुई होती है ना, तो वो भी हमसे तो देखी नहीं जाती, इस वजह से कि जान है इसके अंदर। तो जी वो बता रही थी यूट्यूबर कि उनको कैंसर हो गया और उनके लिए दुआ कीजिए। तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जैसे ही उनके तरह कोई लाइलाज बीमारी वाले हैं, तो या अल्लाह तेरे घर में कोई देर और अंधेर नहीं हो, तो उनको भी शिफा अदा फरमा। और जो जो भी परेशान हैं, कोई भी कास्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है तो इंसान, बनाया तो सबको ऊपर वाले नहीं हैं। अब यहाँ आकर हम अपनी जात बिरादरियों में बढ़ गए कि तुम मुसलमान हो, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं। तो ये सब दुनिया में ही है, आखिरत में सब हम एक हैं, और आए भी वहीं से थे और जाना भी हमें वहीं है। तो हम एक ही मंजिल से आए थे और एक ही मंजिल पे हमें जाना है। तो ये दिमागों की खराबी है, और ये कुछ अच्छी बातें नहीं होती। और जितना भाईचारे में, प्यार मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारोगे, उतनी खुशहाल होगी और इतनी ही दुआएं मिलेंगी लोगों की। तो ये समझिए कि मेरी शादी को 25 साल हो चुके, और 25 साल हो चुके तो हमारा जो घर था तो वो ऐसे महल्ले में था कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान बिल्कुल साथ साथ रहते थे। और मेरी दोस्ती भी थी हिंदू लड़कियों से, तुझे क्योंकि मुझे लग रही थी भूख और मैं खा रही हूँ खाना, फिर मुझे दवाई भी खानी है। तो ऐसी मेरी दोस्त थी कि हिंदू थी वो, और इतनी हमारी दोस्ती थी। और जैसे कि उनके रक्षाबंधन आता है तो उनके भाइयों को राखी भी बांधते थे, और उनके घर में अगर कुछ होता था तो वो हमारे यहाँ भेजते थे, और हम उनको ईद पे बुला लेते। तो ईद पे हमारा मीठी ईद कहते हैं इसको, तो हमारे यहाँ खीर नहीं, उसको कहते हैं शीर कौरमा। तो शीर कौरमा बनता था, फिर उसके साथ में पकौड़ी वगैरह और कुछ खस्ता मंगा लो, ये सब। तो जैसे कि हम उनकी दावत कर देते कि भाई हमारे घर पे ईद का आप इनवाइट हो, तो वो भी आते थे, फिर हम भी उनके यहाँ जाते थे। तो मेरी अम्मी की एक बहन बनी हुई थी, दोस्त थी,
उनका नाम था, क्या था नाम मौसी का नाम था हंसो। तो जैसे होली का दिन आता था तो हमारी मौसी हमारे घर रंग लगाने आती थी, गुलाल लगाने आती थी। तो इतनी गंदी वाली होली तो नहीं खेलती थी, मुसलमान थे जैसे कि, लेकिन हाँ ये कहती थी कि भाई देखो प्यार से लगवा लो, और नहीं तो मैं ज़बरदस्ती लगाऊंगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फिर वो गुलाल हमारी अम्मी के और मेरी बड़ी बाजी हैं, 2 बहनें हैं मेरी, तो उनकी बेटियाँ लगा देती थी, उनकी दोस्ती थी उनसे। तो इतना भाईचारा और इतना अच्छा लगता था कि बस आपको क्या बताऊं। और अब तो हमारे इंडिया का कुछ हाल ऐसा होता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है कि कुछ अच्छा सा नहीं लगता। अब ये समझो कि वो एक सीमा नाम की लेडीज़ पाकिस्तान से आई है, तो वो हिंदुओं में सनातन धर्म में चली गई। तो अगर उसको मीडिया इतना उछाल रही है या दिखा रहे हैं तो ये कुछ नई बात नहीं है, ये कुछ नई बात नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि हिंदू की लड़की किसी मोमडन से प्यार करती है तो उसी के साथ चली गई, और किसी मोमडन की लड़की हिंदू से प्यार करती है तो उसी के साथ चली गई। और माँ बाप का तो निकल गया इज्जत का कचरा, इस वजह से कि हमारी बिरादरियों में और हमारी कास्टों में फ़र्क है। तो ये काम ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई वो सीमा मुसलमान थी तो वो सचिन हिंदू के साथ आ गई। ये तो मुझे लग रहा है कि जब से दुनिया बनी है, जब से चल ही रहा है। तो इसको इतना मीडिया वाले ना उछालें और अपना काम करें। जो हमें दिखाने की चीज़ें हैं, हमारे देश में प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, और अपनी बात रखें। जैसे कि वो पब्लिक से इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो अपनी बात रखें कि भाई हमारे देश में ये हो रहा है, इसका हल होना चाहिए मोदी जी से, योगी जी से, या जो भी राज्य में कोई रहता हो। मैं तो उत्तराखंड में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ तो कोई ऐसा मसला ज़्यादा नहीं है और सही है, यहाँ तो नॉर्मल ही है। और ये थोड़ा अब होने लगा है, पहले लोग बताते हैं यहाँ पे कि कुछ पता ही नहीं चलता था, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी, लेकिन हमारी यूपी में होता रहता था। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इन मीडिया वालों से, अगर देख रहा हो कोई, कि भाई अपना काम कर लो, और इसमें कुछ नहीं रखा सीमा भाभी सनी सकीना को लेकर आया पाकिस्तान से। अरे भाई ऐसी तो सकीनाएँ कितनी हिंदुओं के घर में हैं, और मुसलमानी लड़की हिंदुओं के घर में है, हिंदुओं की लड़की मुसलमानों के घर में है। तो ये कोई नया काम नहीं है जिसको तुम उछाल रहे हो, इतना मत उछालो। और यहाँ की एक बेटी अंजू, वो पाकिस्तान चली गई, और मेरे ख्याल से तो उसने भी नहीं अच्छा किया कि अगर एक कुंवारी लड़की ऐसा काम करती है तो वो एक ही घर की इज्जत होती है, लेकिन जब शादीशुदा और बच्चों की माएँ इस काम को कर रही हैं तो ये समझिए कि 2 ख़ानदानों की इज्जत ख़राब हो जाती है। और बच्चों का तो बिल्कुल समझ लो कि ख़त्म ही है, बच्चों का तो बिल्कुल ख़त्म समझो कि वो बिन माँ के बगैर कैसे रहेंगे। तो ये तो उसने, अंजू ने अच्छा नहीं किया। अगर हस्बैंड से नहीं बनती थी तो कोई अपनी कास्ट का मुसलमान ना होकर हिंदुओं में ही कर लेती, और अपने बच्चों को छोड़ने वाली हुई। मैं इतना बड़ा दिल समझती हूँ कि अगर कोई लेडीज़ अपने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर लेती है तो मैं उसको इतना बड़ा समझती हूँ कि कैसे कर लेती हैं ये, और इनको क्या हो जाता है। तो ये समझिए कि औलाद से प्यारी दुनिया में ये अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ नहीं बनाई। वैसे तो ये है कि माँ इतना प्यार करती है, और अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं कि मैं एक इंसान से 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो ये समझिए कि जब माँ ये सोचती है कि अगर मेरे बच्चों को कुछ ना हो और जो होना हो वो मुझे हो जाए, तो अगर माँ इतना प्यार कर सकती है, और अल्लाह पाक करते हैं हमसे 70 गुना, यानी कि 1 कम 70, माँ 1% और अल्लाह 70%। तो कितनी मोहब्बत मेरा मौला, मेरा परवरदिगार, मेरा रब या भगवान, कुछ भी कह लो, ये कितनी मोहब्बत करते होंगे।
तो बच्चों को छोड़ने वाली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे हस्बैंड ना कभी कभी जैसे कि बात करते हैं मेरे से, मजाक में होते हैं वो, तो फिर मेरे से कहते हैं वो कि सबसे ज़्यादा तुम मोहब्बत किससे करती हो, बताओ सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हो। तो मैं कहती हूँ सोच रही हूँ। तो फिर मैं सोच के उन्हें बताती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अल्लाह रसूल के बाद में अगर इंसानों में मोहब्बत है तो सिर्फ मुझे अपने बच्चों से है। मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ और माँ इस करती भी हैं। लेकिन ये ज़माना है कलयुग का, और जहाँ पर हम रहते हैं तो यहाँ पे एक दरगाह शरीफ है साबिर पाक की। तो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, लाखों की तादाद में, हर वक्त हज़ारों की तादाद में आते रहते हैं। तो जब से मैंने देखा है तो यहाँ पर पता नहीं कितनी लेडीज जेंट्स छोटे छोटे बच्चों को डालकर चली गई, कोई बेटी को, कोई बेटे को, और कह दिया होगा अपने घर जाके कि भाई डेथ हो गई थी और अब वहीं पे हमने दफीना वगैरह जो भी करना था कर दिया। और वो बच्चे मैंने देखा यहाँ पे 4-5 बच्चे मेरे सामने ही पल रहे हैं, और जवान भी हो गए, शादियाँ भी कर दी उन्होंने जिस तरह भी की। तो ऐसी भी माएँ हैं कि छोड़ के चली जाती हैं, और नहीं तो आपको पता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि औलाद से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। तो जो भी देख रही होंगी वो भी इसी मेरी बात से सहमत होंगी कि आप रिहाना जी बिल्कुल सही कह रही हो। इस वजह से कि सभी माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं। अगर एक दो नालायक निकल जाती हैं तो उन नालायकों के साथ साथ सारी माएँ तो ख़राब नहीं हो सकती ना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि दूसरा नंबर किसका है। तो फिर मैं, अम्मी तो है नहीं, मेरे अब्बू भी नहीं हैं, अम्मी भी नहीं हैं, उनके भी इंतकाल हो चुके थे। तो हम 4 बहनें हैं। तो फिर मैं कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि दूसरा नंबर तुम्हारा है, ये तुम्हारे बगैर हम बेकार हैं बिल्कुल। वैसे तो खैर किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती, ये सब अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह के अख्तियार में है। और बहुत प्यारे चले गए लेकिन रहना पड़ता है, और ये दुनिया चल ही रही है, किसी के जाने से रुकती नहीं है। लेकिन ये जो कहते हैं कि किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जाने की कमी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। तो देखिए जी, मैंने बनाया था मटन, और मटन में डाली थी मैंने गाजर, और ये बन के हो गया मेरा सालन रेडी। तो जाने वाले की ना कभी भी कमी पूरी नहीं हो सकती। और बहुत से रिश्ते तो ऐसे हैं कि मरते टाइम तक भी नहीं हम भूल सकते। तो जैसे कि माँ बाप हैं, अपनी उम्र पूरी करके गए हैं वो भी, लेकिन याद आते हैं बचपन की बातें, फिर जवानी की बातें, फिर बड़े होने की बातें। माँ थी तो माँ की मोहब्बत तो पता ही है आपको। तो फिर मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं तीसरा नंबर किसका है। मैंने कह दिया तीसरा नंबर है मेरी बहनों का। तीसरे नंबर पे तुम्हारी बहनें हैं? मैंने कहा हाँ मेरी बहनें तीसरे नंबर पे हैं, कि हस्बैंड और फिर उसके बाद पहले बच्चे, फिर हस्बैंड, फिर बहनें। भाई हमारे हैं नहीं। तो हम अपने मामू जो है ना, मामा हमारे, उनसे भी हम बहुत प्यार करते हैं। मैं तो ख़ास करके ज़्यादा ही करती हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि चौथा नंबर किसका है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि चौथा नंबर है मेरे मामाओं का, और मैं अपने मामाओं से बहुत प्यार करती हूँ। और अगर जो उनकी किसी चीज़ को मैं सुनती हूँ तो मेरी जान ही निकल जाती है। और मेरे मामू का लड़का जवान 20 साल के का इंतकाल हुआ था, तो मेरा क्या हाल हुआ था, बहुत बुरा हाल। मैंने कितने दिन तक रोती रही और उसकी याद करती रही, और अब भी नहीं भूलती। तो चौथा नंबर था जी मेरे मामाओं का। और जैसे रिश्ते वैसी ही मोहब्बत। माँ बाप हैं नहीं, भाई हैं नहीं, तो बहनों से मोहब्बत आती है। बहनें हैं तो हम बहनें आपस में बातें करते रहते हैं। जब से ये मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी दिन से चल रहा है, तो जब से कि वो हज़ारों MB डलने लगी तो फिर वो बहनों से बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं।
बहनें बताएंगी तुमने क्या खाने में बनाया है, हम पूछेंगे तुमने क्या खाने में बनाया है। तो उनकी बातों से ना आइडिया भी हो जाता है कि भाई इन्होंने ये बनाया था तो हमारे भी कल को ये बनाने में आसानी हो जाएगी। और जी मुझे लग रहा है आज का व्लॉग मेरा ज़्यादा ही बड़ा हो गया और कुछ क्लिपें ज़्यादा जुड़ गई जो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने बना लिया था खाना, उसके बाद किचन साफ़ कर लिया था, फिर मैंने खाना खा लिया था और अब मुझे इंतज़ार हो रहा है दूध का। तो जो मेरी हेल्पर है ना गुलनाज, वो दूध लेके आने वाली है बस। और आज मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी कि फ़ोन कर रही होगी वो दूध लेकर आऊँ या ना लेकर आऊँ। मैं ना खाना बनाकर लेट जाती हूँ तो फिर वो फ़ोन करती है कि आंटी लेकर आ जाऊँ मैं, तो मैं कहती हूँ ले आओ। तो आज उसने फ़ोन भी किया लेकिन मैं सो गई थी और फिर मेरी तबीयत का इशू हो रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। तो जैसे जैसे वो मेरी आँख खुली तो फिर वो आ गई। और फिर वो आ गई तो वो ना 11 बजे रात को दूध देकर जाती है। इस वजह से जल्दी नहीं दे के जाती कि दूध वाले ये कहते हैं कि 11 बजे ना हमारे यहाँ असली दूध आता है। पहले तो वो पानी मिला के बेचते हैं डेयरी वाले, तो फिर वो हमें ओरिजिनल दूध दे देते हैं, तो इसीलिए हमारे देर से दूध आता है। तो जी ये बात तो रही, ये और ज़िंदगी है, पता नहीं क्या क्या बातें याद आती हैं। और एक व्लॉगर हैं यूपी बबली व्लॉगर मुजफ्फरनगर से। तो मैंने ना, अगर हम किसी को देखते रहते हैं ना, जैसे कि हम पिक्चर ही देखते हैं और कोई हीरो हमें पसंद है, हम देखते हैं हीरोइन पसंद है और उनको कुछ हो जाता है या उनको भी अगर कुछ हो जाता है तो उनको भी ऐसे लगता है जैसे कि कोई हमारा बहुत ख़ास और बहुत अहम इंसान चला गया हो। तो जैसे कि मैंने 3-4 दिन पहले धर्मेंद्र के बारे में सुना था। रिपोर्टर ना फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं ज़्यादा कि धर्मेंद्र जी की तबीयत ख़राब हो गई, उनको अमेरिका लेकर गया सनी और वो सारी अपनी वसीयत करके गए कि भाई मैं आऊँ या ना आऊँ, वापस क्या होगा। तो दिल में ना अजीब अजीब से ख्याल आने लगे ये सोचकर कि हम भी उनकी पिक्चरें देखते थे पहले बहुत। तो ये आ गई थी मेरी गुलनाज और ये लेकर आई थी दूध और ये मेरे से कह रही थी कि आंटी मैं आपके व्लॉग में क्यों नहीं आ रही। तो मैंने कहा तुम आती ऐसे टाइम पे हो कि उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बना पाती और आज मैं तुम्हें अपने व्लॉग में ज़रूर लूँगी। तो ये जा रही थी दूध दे के, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। और वैसे तो ये मेरे साथ ज़्यादातर ही रहती है, सारे दिन ये मेरे घर पे 3-4 घंटे काम करती है और ये फिर चली जाती है। तो मेरा घर दिख रहा होगा। तो ये चली गई गुलनाज और ये था हमारा मेन रास्ता। मैंने गए थोड़ा सामान है, ब्रेड वगैरह थे। तो ये देखिए जी मेरा रेडी हो गया सालन सब्जी और ये मटन और गाजर बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, लंबा हो गया था और अल्लाह हाफिज़।